कंप्लीट हिंदी में ये लेसन रहेगा। इंडिगो रिटन बाय लुई फिशर 12वीं क्लास के लिए पूरी टेक्स्ट हिंदी में, नॉन स्टॉप हिंदी में आप सबको मैं दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। और सबसे पहले आगे बढ़ते हैं लेखक के बारे में। लुईस फिशर का जन्म फिलाडेल्फिया में हुआ था। उन्होंने 1918 और 1920 के बीच ब्रिटिश सेना में एक स्वयं सेवक के रूप में कार्य किया। फिशर ने एक पत्रकार के रूप में अपना करियर बनाया था और द न्यूयॉर्क टाइम्स, द सैटरडे रिव्यू और यूरोपियन और एशियाई प्रकाशनों के लिए, पब्लिकेशंस के लिए लिखा। ये जो लेसन है इंडिगो, उनकी पुस्तक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी का एक अंश है। टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट द्वारा इस पुस्तक की समीक्षा गांधी पर अब तक लिखी गई सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में से एक के रूप में की गई है। लुईस फिशर कहते हैं कि जब वे पहली बार 1942 में मध्य भारत में सेवाग्राम में गांधी जी के आश्रम में उनसे मिलने गए, गांधी जी ने कहा, मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा कैसे हुआ कि मैंने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए आग्रह करने का फैसला किया। वह दिसंबर 1916 में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वार्षिक सम्मेलन में गए थे। इसमें 2301 प्रतिनिधि थे और कई आगंतुक भी सम्मेलन में आए हुए थे। कार्यवाही के दौरान गांधी जी ने बताया, एक किसान मेरे पास आया जो भारत के किसी भी अन्य किसान की तरह दिख रहा था, गरीब और पतला दुबला, भूखमरी का शिकार, और कहा, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ, मैं चंपारण से आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जिले में आइए। गांधी जी ने इस जगह के बारे में कभी नहीं सुना था, चंपारण के बारे में। यह नेपाल राज्य के निकट विशाल हिमालय की तलहटी में था। एक प्राचीन व्यवस्था के तहत चंपारण के किसान बटाईदार थे, मीन्स शेयर क्रॉपर्स थे। उनमें से एक थे राजकुमार शुक्ला। वह अनपढ़ लेकिन दृढ़ निश्चयी थे। अब टेक्स्ट में बताया गया है व्हाट इज शेयर क्रॉपिंग, बटाईदार क्या है। यह एक व्यवस्था है जो एक जमींदार और किसान किराएदार के बीच में, टेनेंट के बीच में एक कृषि अनुबंध है, जिसमें किसान किराएदार जमींदार की भूमि के भूखंड का उपयोग करने के अधिकार के बदले जमींदार को फसल का एक अंश देता है। राजकुमार शुक्ला कांग्रेस अधिवेशन में बिहार में जिम्मेदारी प्रथा के अन्याय की शिकायत करने आए थे और शायद किसी ने कहा था उन्हें, गांधी जी से बात करो। गांधी जी ने शुक्ला को बताया कि उनकी कानपुर में अपॉइंटमेंट है और वह भारत के अन्य हिस्सों में जाने के लिए प्रतिबंध है। शुक्ला हर जगह उनके साथ जाते रहे। फिर गांधी जी अहमदाबाद के पास अपने आश्रम लौट आए। शुक्ला उनके पीछे पीछे आश्रम तक आए। कई हफ्तों तक उन्होंने गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा। एक तारीख तय करें, शुक्ला जी ने विनती करी। शेयर क्रॉपर की दृढ़ता और कहानी से प्रभावित होकर गांधी जी ने कहा, मुझे फला फला तारीख को कलकत्ता में रहना है, वहाँ आइए और मुझसे मिलिए और मुझको वहाँ से ले जाइए। महीने बीत गए। जब गांधी जी आए तो शुक्ला जी कलकत्ता में नियत स्थान पर बैठे हुए थे। उन्होंने गांधी जी के फ्री होने तक इंतजार किया। फिर वे दोनों बिहार के पटना शहर के लिए ट्रेन में चढ़ गए। वहाँ शुक्ला उन्हें राजेंद्र प्रसाद नामक एक वकील के घर ले गए, जो बाद में कांग्रेस पार्टी और भारत के राष्ट्रपति बने। राजेंद्र प्रसाद शहर से बाहर थे, लेकिन मकान के नौकर शुक्ला को एक गरीब किसान के रूप में जानते थे, जो नील के बटाईदारों शेयर क्रॉपर की मदद करने के लिए उनके मालिक को परेशान करते थे, मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परेशान करते थे। तो घर के नौकरों ने उन दोनों को जमीन पर ही सोने के लिए कहा। गांधी जी को वे किसान शेयर क्रॉपर मानते थे क्योंकि वो राजकुमार शुक्ला के साथ थे। उन्होंने सोचा कि शायद ये भी राजकुमार शुक्ला की तरह कोई शेयर क्रॉपर होंगे। उन्होंने गांधी जी को नहीं पहचाना और जब सुबह हुई तो गांधी जी को स्नान करने हेतु कुएं से पानी लेना था, परंतु उनको घर के नौकरों ने पानी भरने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि उनकी बाल्टी से कुछ बूंदें स्रोत को प्रदूषित कर सकती थीं अगर वे कुएं से पानी निकालते हैं। उन्हें कैसे पता चलता कि वह अछूत नहीं थे। गांधी जी ने परिस्थितियों के बारे में शुक्ला से अधिक संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले मुजफ्फरपुर जाने का निर्णय लिया, जो चंपारण के रास्ते में था। इसके पश्चात उन्होंने मुजफ्फरपुर में आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर जेबी कृपलानी को, जिन्हें उन्होंने टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में देखा था, एक टेलीग्राम भेजी। ट्रेन 15 अप्रैल 1917 की आधी रात को पहुंची। कृपलानी छात्रों के एक बड़े समूह के साथ स्टेशन पर इंतजार कर रहे थे। गांधी जी मुजफ्फरपुर में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक प्रोफेसर मलकानी के घर में 2 दिनों तक रुके। उन दिनों यह असाधारण बात थी। गांधी जी ने टिप्पणी की, एक सरकारी प्रोफेसर के लिए मेरे जैसे व्यक्ति को आश्रय देना एक वाकई
असाधारण बात थी, क्योंकि छोटे इलाकों में भारतीय स्वशासन मीन्स होम रूल के एडवोकेट्स के प्रति सहानुभूति दिखाने से लोग डरते थे। गांधी जी के आगमन और उनके मिशन की खबर तेजी से मुजफ्फरपुर और चंपारण तक फैल गई। चंपारण से बटाईदार मीन्स शेयर क्रॉपर जितने भी किसान थे अपने चैंपियन को देखने के लिए, गांधी जी को देखने के लिए पैदल और कुछ लोग अपने अपने वाहन लेके आने लगे। मुजफ्फरपुर के वकीलों ने गांधी जी को जानकारी देने के लिए उनसे मिले उन्होंने गांधी जी को बताया कि वे अक्सर अदालत में किसानों के समूहों का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने गांधी जी को अपने मामलों के बारे में बताया और अपनी फीस की राशि के बारे में भी बताया। गांधी जी ने बटाईदारों से बड़ी फीस वसूलने के लिए वकीलों को डांटा। गांधी जी ने कहा, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हमें कानून अदालतों में जाना बंद कर देना चाहिए। ऐसे मामलों को अदालतों में ले जाने से कोई फायदा नहीं होता। जहां किसान इतने कुचले हुए और भयभीत हों, वहां कानून अदालतें बेकार हैं। उनके लिए असली राहत डर से मुक्त होना है। चंपारण जिले में अधिकांश कृषि योग्य भूमि को अंग्रेजों के स्वामित्व वाली बड़ी संपत्तियों में विभाजित किया गया था और उस जमीन पर भारतीय किसानों द्वारा फसल उगाई जाती थी। मुख्य व्यावसायिक फसल नील थी। जमींदारों ने सभी किराएदारों को अपनी जोत का 3/20 हिस्सा या 15% हिस्सा नील की खेती करने और नील की पूरी फसल किराए के रूप में सौंपने के लिए मजबूर किया था। यह दीर्घकालीन अनुबंध द्वारा किया गया था। वर्तमान में जमींदारों को पता चला कि जर्मनी ने सिंथेटिक नील विकसित किया है। इसके बाद उन्होंने बटाईदारों से 15% व्यवस्था से मुक्त होने के लिए मुआवजा यानी नुकसान की लागत का भुगतान करने के लिए एक समझौता प्राप्त किया। बटाईदार व्यवस्था किसानों के लिए कष्टदायक तो थी ही और कईयों ने स्वेच्छा से हस्ताक्षर कर दिए। जिन लोगों ने प्रतिरोध किया उन्होंने वकील लगा लिए और जमींदारों ने ठगों को काम पर रखा। इसी बीच सिंथेटिक नील की जानकारी हस्ताक्षर करने वाले अनपढ़ किसानों तक भी पहुंच गई और वे अपना पैसा वापस लेने के लिए अपनी मांग उठाने लगे। इसी समय गांधी जी का चंपारण आगमन हुआ। उन्होंने तथ्य जानने की कोशिश शुरू करी। सबसे पहले वे ब्रिटिश जमींदार संघ के सचिव से मिले। सचिव ने उनसे कहा कि वे किसी बाहरी व्यक्ति को कोई जानकारी नहीं देंगे। गांधी जी ने उत्तर दिया कि वह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। इसके बाद गांधी जी ने तिरहुत डिवीजन के ब्रिटिश आधिकारिक आयुक्त, जिसमें चंपारण जिला पड़ता था, से मुलाकात की। गांधी जी बताते हैं, आयुक्त ने मुझे धमकाना जारी रखा और मुझे तुरंत तिरहुत छोड़ने की सलाह दी। गांधी जी नहीं गए। इसकी बजाय वह चंपारण की राजधानी मोतिहारी चले गए। उनके साथ कई वकील भी थे। रेलवे स्टेशन पर विशाल जनसमूह ने गांधी जी का स्वागत किया। वह एक घर में गए और उस घर को उन्होंने एक मुख्यालय के रूप में इस्तेमाल करते हुए अपनी जांच जारी रखी। एक रिपोर्ट आई कि पास के गांव में एक किसान के साथ दुर्व्यवहार किया गया। गांधी जी ने जाकर देखने का निश्चय किया। अगली सुबह वह एक हाथी की पीठ पर बैठकर निकल पड़े। वह बहुत आगे नहीं बढ़े थे कि पुलिस अधीक्षक के दूत ने उन्हें बीच में ही रोका और अपनी गाड़ी में बैठने का अनुरोध किया और कहा कि आपको शहर लौटने का आदेश है। गांधी जी ने आज्ञा का पालन किया। मीन्स वो संदेशवाहक की गाड़ी में बैठ गए। दूत गांधी जी को घर ले गया, जहां उस दूत ने उन्हें तुरंत चंपारण छोड़ने की आधिकारिक सूचना दी। गांधी जी ने नोटिस की रसीद पर हस्ताक्षर किए और उस पर लिखा कि वह आदेश की अवहेलना करेंगे। परिणाम स्वरूप गांधी जी को अगले दिन अदालत में उपस्थित होने के लिए सम्मन्स आए और पूरी रात गांधी जी जागते रहे। उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रभावशाली मित्रों के साथ बिहार से आने के लिए तार भेजे। उन्होंने आश्रम को निर्देश भेजे। उन्होंने वायसराय को भी पूरी रिपोर्ट भेज दी। सुबह मोतिहारी शहर किसानों से काला नजर आ रहा था। चारों तरफ किसानों के सिर ही सिर नजर आ रहे थे। वे दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के रिकॉर्ड को नहीं जानते थे। उन्होंने केवल यह सुना था कि एक महात्मा जो उनकी मदद करना चाहते हैं अधिकारियों से परेशानी में थे। हजारों की संख्या में अदालत के चारों ओर उनका सहज प्रदर्शन अंग्रेजों के डर से उनकी मुक्ति की शुरुआत थी। गांधी जी के सहयोग के बिना अधिकारी स्वयं को शक्तिहीन महसूस करने लगे। उन्होंने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उनसे मदद मांगी। गांधी जी विनम्र और मिलनसार थे और वो इस बात का ठोस सबूत भी दे रहे थे। अंग्रेजों की ताकत जो अब तक डरावनी और निर्विवाद थी, भारतीयों द्वारा उसको चुनौती दी जा सकती थी। ये बात गांधी जी ने अंग्रेजों को साबित कर दी। सरकार चकित हो गई। अभियोजक यानी कि प्रोसिक्यूटर ने न्यायाधीश से मुकदमे को स्थगित करने का अनुरोध किया। जाहिर तौर पर
अधिकारी अपने वरिष्ठों से परामर्श करना चाहते थे। गांधी जी ने देरी का विरोध किया। उन्होंने अपना दोष स्वीकार करते हुए एक बयान पढ़ा। उन्होंने अदालत में कहा वह कर्तव्यों के टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी में शामिल थे। एक तरफ कानून तोड़ने वाले के रूप में एक बुरा उदाहरण स्थापित करने के लिए नहीं, दूसरी ओर मानवीय और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करने के लिए जिसके लिए वे आए थे। उन्होंने तुरहुट छोड़ने के आदेश की अवहेलना की, कानूनी प्राधिकार के सम्मान की कमी के लिए नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व, अपनी एग्जिस्टेंस के उच्च कानून अंतरात्मा की आवाज का पालन करने हेतु उन्होंने उचित सजा की मांग की। मजिस्ट्रेट ने घोषणा की कि वह 2 घंटे के अवकाश के बाद सजा सुनाएंगे और गांधी जी से उन 120 मिनटों में जमानत देने को कहा। गांधी जी ने साफ मना कर दिया कि वो जमानत नहीं लेंगे। न्यायाधीश ने उन्हें बिना जमानत के रिहा कर दिया। जब अदालत दोबारा बैठी तो न्यायाधीश ने कहा कि वह कई दिनों तक फैसला नहीं सुनाएंगे। इस बीच उन्होंने गांधी जी को आज़ाद रहने दिया। बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक और कई अन्य प्रमुख वकील आए थे और उन्होंने गांधी जी के साथ विचारों का आदान प्रदान किया। गांधी जी ने पूछा अगर उन्हें जेल की सजा हुई तो वे क्या करेंगे। वरिष्ठ वकील ने उत्तर दिया कि ऐसा क्यों। वे गांधी जी से उल्टा पूछते हैं कि गांधी जी आप उन्हें सलाह देने और उनकी मदद करने आए थे, अगर वो जेल चले गए तो उन लोगों को सलाह देने के लिए तो कोई नहीं रहेगा, इसलिए वो अपने घर चले जाएंगे। गांधी जी ने तुरंत मांग की कि शेयर क्रॉपर्स का क्या होगा। वकील परामर्श करने के लिए एक कोने में चले गए। राजेंद्र प्रसाद ने उनके परामर्श के निष्कर्ष को रिकॉर्ड में दर्ज किया। उन्होंने बताया जब वो सलाह कर रहे थे तो आपस में ये बातें हो रही थी कि गांधी जी पूरी तरह से अजनबी थे और फिर भी वह किसानों के लिए जेल जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनसे मिलकर बात की और उन्हें कहा कि गांधी जी उनके लिए पूर्णतः से अजनबी थे और वो दूसरी जगह से संबंध रखते थे और फिर भी वो वहाँ के किसानों के लिए जेल जाने के लिए तैयार थे। और जबकि वो लोग आसपास के जिलों के निवासी हैं जिन्होंने इन किसानों की सेवा करने का दावा किया है, उन्हें घर जाना चाहिए, तो यह तो शर्मनाक परित्याग होगा। इट वुड बी ए शेमफुल डिजर्शन फॉर देम। तो उनको एक किस्म से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आईना दिखाया कि यदि वो गांधी जी को बीच में छोड़ के चले जाते हैं तो ये उनके लिए शर्म की बात होगी। तब वो गांधी जी के पास वापस गए। उन्होंने कहा कि वे जेल में उनका अनुसरण करने के लिए तैयार हैं और गांधी जी ने खुश होकर कहा चंपारण की लड़ाई जीत ली गई है। फिर उन्होंने कागज का एक टुकड़ा लिया और समूह को जोड़ियों में बांट दिया और प्रत्येक जोड़े को गिरफ्तारी देने का क्रम लिख दिया और प्रत्येक जोड़े को गिरफ्तारी देने के लिए क्रमित किया। कई दिनों के बाद गांधी जी को मजिस्ट्रेट से एक लिखित पत्र मिला जिसमें उन्हें बताया गया कि प्रांत के उपराज्यपाल ने मामला रद्द करने का आदेश दिया है। आधुनिक भारत में पहली बार सविनय अवज्ञा की विजय हुई। गांधी जी और वकील अब किसानों की शिकायतों की दूरगामी जांच करने के लिए आगे बढ़े। लगभग 10,000 किसानों की गवाही को लिख लिया गया और अन्य साक्ष्यों पर नोट्स बनाए गए, दस्तावेज एकत्रित कर लिए गए। जांचकर्ताओं की सक्रियता और जिम्मेदारों के जोरदार विरोध से पूरा इलाका थर्रा उठा। जून में गांधी जी को लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट के पास बुलाया गया। जाने से पहले उन्होंने प्रमुख सहयोगियों से मुलाकात की और अगर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो सविनय अवज्ञा के लिए फिर से विस्तृत योजना बनाई गई। गांधी जी ने उपराज्यपाल के साथ 4 लंबे साक्षात्कार किए जिसके परिणाम स्वरूप नील बटाईदारों की स्थिति की जांच के लिए एक आधिकारिक आयोग नियुक्त किया गया। आयोग में जिम्मेदार सरकारी अधिकारी और किसानों के एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी शामिल थे। गांधी जी 7 महीने की शुरुआती निर्बाध अवधि के लिए और फिर कई छोटी यात्राओं के लिए चंपारण में रहे। यह यात्रा एक अशिक्षित किसान की विनती पर शुरू की गई थी और शुरू में यह सोचा था गांधी जी ने कि यह कुछ दिनों तक चलेगी, परंतु गांधी जी के जीवन का लगभग 1 वर्ष इस यात्रा में व्यतीत हुआ। आधिकारिक जांच में बड़े बागान मालिकों के खिलाफ सबूतों का ढेर इकट्ठा हो गया और जब उन्होंने यह सब देखा तो वो थियोरेटिकली किसानों को धन वापस करने के लिए सहमत हो गए। लेकिन हमें कितना भुगतान करना होगा, उन्होंने गांधी जी से पूछा। उन्होंने सोचा कि वह उस पैसे का पूरा भुगतान मांगेंगे जो उन्होंने अवैध रूप से और धोखे से
बटाईदारों से वसूला था। गांधी जी ने केवल 50% की ही मांग की। चंपारण में एक ब्रिटिश मिशनरी रेवरेंड J.Z. हॉज, जिन्होंने पूरे घटनाक्रम को करीब से देखा था, लिखते हैं, वहां वह अडिग लग रहे थे, शायद यह सोचते हुए कि वह रास्ता नहीं देंगे। बागान मालिकों के प्रतिनिधि ने 25% की सीमा तक वापसी की पेशकश की और उन्हें आश्चर्य हुआ कि श्री गांधी ने उसको तुरंत स्वीकार कर लिया। इस प्रकार गतिरोध टूट गया। इस समझौते को आयोग द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया। गांधी जी ने समझाया कि वापसी की राशि इस तथ्य से कम महत्वपूर्ण थी कि जिम्मेदारों को धन का कुछ हिस्सा और उसके साथ उनकी प्रतिष्ठा का हिस्सा देने के लिए बाध्य किया गया था। इसलिए जहां तक किसानों का सवाल था, बागबानों ने, लैंडलॉर्ड्स ने कानून से ऊपर लॉर्ड की तरह व्यवहार किया था। अब किसान ने देखा कि उसके पास अधिकार हैं और उनके रक्षक भी हैं, इसलिए उनके अंदर एक साहस की भावना ने जन्म ले लिया। घटनाओं ने गांधी जी की स्थिति को उचित ठहराया। कुछ ही वर्षों में ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने अपनी जमीन छोड़ दी और वह सारी जमीन किसानों को वापस दे दी गई। तो प्यारे विद्यार्थियों, इंडिगो का एक पार्ट हमने खत्म कर लिया है। दूसरा पार्ट, जो आसपास के गांव में गांधी जी ने जो सफाई अभियान चलाए, जो भी कार्य किए लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए, नेक्स्ट पार्ट लेके मैं फिर आऊंगा। टिल देन, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।